Hello everyone, this side आकाश चौधरी। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम अभी एंगुलर की प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मतलब हम एक सीरीज़ बना रहे हैं एंगुलर के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो जैसे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले चलते हैं, यहाँ अपना कोड चला लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स के बारे में, कस्टम कंपोनेंट, और अलग अलग तरीके से हम कंपोनेंट को कैसे किस तरीके से आर्किटेक्चर देते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा बाइंडिंग के बारे में। तो डाटा बाइंडिंग होता क्या है? डाटा बाइंडिंग होता है जब हमारा कोई डाटा किसी एपीआई के थ्रू या कोई टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी डाटा पड़ा होता है, जब हम उसको बाइंड करके अपने टेम्पलेट में शो कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा बाइंडिंग। तो बेसिकली ये चार टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, सेकेंड इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग, थर्ड इज event binding, and fourth is two-way binding। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले करेंगे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, उसके बाद में वन बाई वन आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है? पहले तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है कि हमारे पास कोई भी डाटा पड़ा है, लाइक हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं जो भी करेंगे, और थ्योरेटिकली अगर किसी को पढ़ना है तो गूगल पे सारा कुछ पढ़ा ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डिप बना लेते हैं, ठीक है। जिस कंटेनर ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप हो जाएगा। उसके बाद में एक और डिप बना लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले h1 टैग में लिख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है? तो बेसिकली जब हम कोई टाइप स्क्रिप्ट, जैसे हमारे पास एक टाइटल पड़ा है जिसमें एक स्ट्रिंग पड़ी है, ये जो स्ट्रिंग पड़ी है जब हम इसको अपने टेम्पलेट में शो कराता है तो वो क्या होता है, उसके कुछ मेथड्स होता है। तो उसको हम पहले तो जब हम उसको शो कराते हैं उसको बोलते हैं हम डाटा बाइंडिंग। तो अभी हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं, एक है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हम डिफाइन करते हैं, S3 टैग के अंदर ले लेते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डबल कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन लिखनी होती है। एक्सप्रेशन मतलब जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग, या जिसकी भी वैल्यू हम लेके आने वाले होता है, तो हमें उसकी जो प्रॉपर्टी होता है, या कह सकते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ से, जैसे हमारे पास ये टाइटल पड़ा है, टाइटल में कुछ स्ट्रिंग पड़ा है माय नेम इज आकाश। तो हम चाहते हैं ये जो इसके अंदर स्ट्रिंग पड़ी है इसको हम अपने यहाँ टेम्पलेट में शो कराएं, किसके थ्रू? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो टाइटल जिसके अंदर हमने ये जो स्ट्रिंग डाली हुई है उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे आ गया हे माय नेम इज आकाश। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि हमें अगर पेज में हमारे पास सेम कंटेंट बहुत बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल में, और हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू उस डाटा को अपने टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमने जो कंटेंट है वो तो एक ही बार लिखना होगा, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम इसी को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसको कॉपी एंड देन इसी में करके देख लेते हैं पेस्ट। हो गया, जितनी बार हमने पेस्ट किया उतनी बार वो रिपीट हो गया। अब हो सकता है कि हम सेम कंटेंट को अलग अलग स्टाइल के साथ कर रहे हों,
तो लाइक जैसे यहाँ पे S3 में ले लिया, अब हम एक पैराग्राफ में ले लेते हैं सेम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम सेम कंटेंट को यूज़ करेंगे बट उसकी जो टेम्पलेटिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्पलेटिंग मतलब उसकी स्टाइलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस स्टाइल में हम इसको डालना चाहें उसमें हम डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक बार लिखेंगे और इसको बार बार यूज़ कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, इसका रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जब हम कोई डाटा जो टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसके अंदर से हम कम्युनिकेट करके अपने टेम्पलेट में उस डाटा को शो कराते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। सेकंड वन इज़ लाइक, सेकंड आ जाते हैं हम, ठीक है। सेम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर अभी पेस्ट कर लेते हैं। तो सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या करता है, ये नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक हमारी स्टाइल हो गई, एक प्रॉपर्टी होती है HTML में, या फिर हो गया डिसेबल्ड, हो गया सेलेक्टेड, हो गया, ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या करता है कि इसको हमें डायनेमिकली, मतलब कि हम उस प्रॉपर्टी को इधर डिफ़ाइन करके, बट उसको कंट्रोल हम कहाँ से कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से। जिससे क्या होगा, हम कुछ लॉजिक्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक हमारा कोई फंक्शन है, उससे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो जब वो ट्रू होगा तो प्रॉपर्टी कुछ और वर्क कर रही होगी, बट जब वो फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, इसकी क्लास ले लेते हैं, बटन प्राइमरी, ठीक है। इसको कर लेते हैं सबमिट एंड देखते हैं, ये बन गया हमारा एक बटन। अब हम इसमें एक नॉर्मल प्रॉपर्टी का यूज़ करता है, डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या है, अब हमने क्या किया, इसको डिसेबल कर दिया है, ठीक है। इसको अभी हमने क्या करा है, इसको हमने डिसेबल कर दिया है, बट हम क्या चाहते हैं कि इसको हम डायनेमिकली करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इसको डिफ़ाइन करना होगा। इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना कोई भी एक्सप्रेशन लिखना होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको, अभी भी सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो ये ट्रू और फॉल्स है, इसको हम कहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, इसकी टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल से। जैसे अभी देखते हैं, लाइक हम एक स्ट्रिंग क्या बुलियन टाइप का कुछ एक डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक इज़ डिसेबल्ड नाम से, इज़ डिसेबल्ड, ठीक है। इसका टाइप हो जाएगा बुलियन, और अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एक यहाँ पे बुलियन टाइप का ही डिफ़ाइन कर दिया इस डिसेबल्ड नाम से, और इसको हमने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करके, जहाँ हमने बुलियन टाइप को ट्रू डिफ़ाइन किया है, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, अब इसको डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक कैसे, जैसे अभी यहाँ पे ट्रू था, इसकी जगह अगर हम ये लगा देते हैं तो भी अभी ट्रू है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको क्या रखा है, वहाँ पे ट्रू रखा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अभी ये क्या है, एक नॉर्मल जैसे हम यूज़ करते हैं अभी वही है, अभी हमने इसमें कोई और फंक्शन नहीं लगाया, डायनेमिक इसको नहीं बनाया। तो डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, लाइक हमारे पास कोई API के थ्रू कुछ चीज़ आ रही है, ठीक है, और उस API के थ्रू हमको अपने बटन्स को कंट्रोल करना है, तो हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेट टाइम आउट, एक सेट टाइम आउट नाम का एक हमारा फंक्शन होता है, जो क्या करता है, उसमें हमारा एक टाइम दिया होता है, टाइम इंटरवल। जैसे हम उसमें 5 सेकंड डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। तो सेट टाइम आउट जो होता है वो क्या करता है, हमारा जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है या जो भी हमने अपना कोई लॉजिक लिखा है वो रन करता है। बेसिकली क्या होता है, जब सेट टाइम आउट का टाइम ख़त्म होगा, उसके अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है या डिक्लेयर किया है वो तभी रन होगा जब उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो
हम कब सेट टाइम आउट को कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जब भी हमारा सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले जो कॉल होने वाला फंक्शन होता है वो हमारा होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले जब भी कुछ चीज़ रन होता है तो उसके अंदर जो भी पड़ा होता है वो उसको रन कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब उसको बनाने की कोशिश कर देता है। जैसे हमने उसके अंदर सेट टाइम आउट लगाया तो वो क्या करेगा, जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो सेट टाइम आउट वाला जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। तो अभी करके देखते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम बनाते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब नॉर्मल फंक्शन होते हैं पर हम एंगुलर में और जावास्क्रिप्ट में अभी एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अब एरो फंक्शन कैसा होता है, पैरेंथेसिस इक्वल्स टू एरो एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ये क्या होता है, हमारा एरो फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, और ये जो हमारा है इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, और इसके अंदर इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है इसमें क्या लिखते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, सेट टाइम आउट, हम अपनी जो हमने ये एरो फंक्शन बनाया है इसके बाद हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि कितने टाइम बाद, इन टाइम इंटरवल। तो हम चाहते हैं अभी 3 सेकंड के बाद। तो ये जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मिली सेकेंड्स में होता है, तो इसका मतलब 3 सेकंड। और हम क्या चाहते हैं, अब ये जो हमने इस डिसेबल्ड नाम की एक बुलियन टाइप का डिफाइन किया है, ये क्या है, अभी एक ग्लोबल है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबल। तो अब हम इसको अगर यूज़ करेंगे, जब भी हम एंगुलर में किसी ग्लोबल वेरिएबल को या किसी को भी यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, तो जब हम उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसको दिस लगा के यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट इज डिसेबल्ड, इस डिसेबल्स के नाम से बनाया गलती से, ठीक है, इसी को कर लेते हैं। और हम क्या चाहते हैं, इसको जब ये हो जाए तो ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक इस डिसेबल्ड बुलियन नाम का बनाया था जिसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू रखा था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें एक सेट टाइम आउट लगाया हमने, जिसमें हमने बताया कि 3 सेकंड बाद जो ये ट्रू है इसको हम फॉल्स कर दें। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे डिसेबल्ड अभी ट्रू है, जब हमारा ये पेज चलेगा या मतलब हम जब हमारी ऐप चल जाएगी तो वो क्या करेगा, 3 सेकंड होने के बाद में जो यहाँ पे ट्रू था उसको रिप्लेस करके क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अभी चेक करते हैं, ठीक है, जैसे ये किया, अभी ये फॉल्स है, ठीक है। 3 सेकंड पूरे होने के बाद ये क्या हो गया, सॉरी ट्रू था पहले, अभी 3 सेकंड कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब पहले क्या था, ये डिसेबल्ड था और अभी क्या हो गया, इनेबल्ड हो गया। देखो फिर से देखते हैं, अभी ये डिसेबल्ड है, 3 सेकंड जैसे ही होंगे ये क्या हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। एंड अब आगे चलते हैं, इससे आगे आ जाते हैं, यहाँ पे भी टैग लगा के सेम कॉपी पेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, इवेंट बाइंडिंग। अब इवेंट बाइंडिंग क्या होता है, इवेंट बाइंडिंग होता है बहुत तरीके का। इवेंट बाइंडिंग का इवेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि हम किसी चीज़ के क्लिक करने पे, चेंज करने पे या इनपुट पे या किसी भी इवेंट पे कोई एक्शन करने वाले हैं। अब एक्शन कब होता है, एक्शन तो किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू होता है, विदाउट फंक्शन तो कोई एक्शन होता ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इवेंट बाइंडिंग में बहुत सारे टाइप होता है, लाइक हमारा क्लिक हो सकता है इवेंट, क्लिक इवेंट हो सकता है, चेंज इवेंट हो सकता है, इनपुट इवेंट हो सकता है, माउस लीव हो सकता है, की अप हो सकता है, की डाउन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करोगे ऐसे ऐसे पता चल जाएगा। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि इवेंट बाइंडिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये है अभी, तो बटन ले लेते हैं, इसमें से ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं, ठीक है।
तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लिक नाम का इवेंट फायर करेंगे यहाँ से। अब इस इवेंट पे होगा क्या, इस इवेंट पे कोई ना कोई फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो हम क्या बना लेते हैं, एक क्लिक नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ये एक मेथड डिफाइन कर दिया हमने क्लिक नाम से, ठीक है। इसको डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी ये हमने टेम्पलेट में क्या करा, एक क्लिक नाम का इवेंट लगाया जिसमें हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। अब इस मेथड को हम डिक्लेयर कहाँ करेंगे, अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। तो इधर आ जाते हैं, क्लिक नाम से हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। और अब हम इससे क्या करने वाले हैं, हम एक अलर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अलर्ट में लिख देते हैं जैसे हम हे। तो अभी देखते हैं, सबमिट नाम का है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अलर्ट में क्या आना चाहिए, हे आना चाहिए, ठीक है। हमने क्लिक किया, हे आ गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं इसको कंसोल करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में आ जाता हूँ। अब जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो क्या आना चाहिए, हे प्रिंट होना चाहिए, लाइक ये आ गया हे। 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार मैं प्रेस करूँगा, जितनी बार मैं इसको प्रेस करूँगा उतनी बार इवेंट रन होगा और उतनी बार वो एक्शन करेगा फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने इवेंट पे क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने क्या किया, कंसोल किया है। तो जितनी बार वो इवेंट होगा उतनी बार कुछ ना कुछ एक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट। तो अभी हमने 3 चीज़ें समझ ली। पहला तो था हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, फिर आ गया हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, फिर आ गया हमारा इवेंट बाइंडिंग। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। थ्योरेटिकली तो कहीं पे भी मिल जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल गूगल पे सारा पड़ा है, एंगुलर के अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहाँ सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल छोटा सा कुछ बनाते हैं फंक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी बनाते हैं कुछ। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस 1, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का भी यूज़ करना है, ठीक है। हमें अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं, इवेंट बाइंडिंग का भी यूज़ करते हैं हम, और उसके साथ में हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तीनों का यूज़ करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं नेम नाम का, ठीक है। यहाँ पे ले लिया था हमने इनपुट, और इसमें क्या कर लेते हैं, एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं हम, ठीक है। प्लेस होल्डर, जिससे क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ एंटर हेयर, देखते हैं ये आ गया हमारा एंटर हेयर, ठीक है। अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग अलग लगा के देखेंगे हम। लाइक अभी क्लिक तो हमने लगा दिया, अब लगाएंगे हम चेंज लगा के देखते हैं। चलो जैसे अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेंज नाम का इवेंट लगा के देखते हैं, ठीक है। तो चेंज पे हम क्या चाहते हैं, हम एक सबमिट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ts फाइल में डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज नाम का एक इवेंट बनाया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया। बट अब हमें क्या करना है, वहाँ तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, कोई एक्शन कर रहे थे क्लिक करने पे, बट हम तो यहाँ पे तो इनपुट ले रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट की यहाँ से वैल्यू भेजनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट को यहाँ से सेंड करना होगा कि यहाँ पे अब कोई इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट से तुम अपनी वैल्यू निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से $इवेंट, मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ से इसमें जो कुछ हम टाइप कर रहे हैं हमें वो चाहिए। तो वो लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक इवेंट भेजेंगे, ठीक है। अभी हम ऊपर वाले बटन में क्या कर रहे थे, ऊपर वाले में हम सिंपली एक क्लिक नाम का इवेंट बनाया था, उसके क्लिक करने पे हम कुछ एक्शन कर रहे थे, बट यहाँ से कुछ नहीं भेज रहे थे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम चेंज नाम का हमने इवेंट बनाया, सबमिट नाम का मेथड बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इवेंट को सेंड कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे।
इस मेथड में इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे। उसने वो क्या करा, वहाँ से इवेंट भेज तो दिया बट हमने क्या करा, यहाँ पे अभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए क्या कर रहा है, ये एरर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक डाटा नाम का ले लेते हैं, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, हमें हर किसी का टाइप बताना होता है। जैसे हमें वो लिख देता हूँ इवेंट टाइप, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इवेंट फायर होता है। बट अगर जैसे हमें कुछ नहीं पता कि ये किस टाइप का होने वाला है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनी क्या होता है, अगर वहाँ से स्ट्रिंग आ रहा है, नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। चाहे ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे एरे आ रहा है, सबको कर लेगा। अदरवाइज हमको उसको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप की चीज़ हम वहाँ से लेने वाले हैं, ठीक है। अगर हम गलत वहाँ से स्ट्रिंग आ रहा होगा और हम यहाँ नंबर दे देंगे तो गलत कर देगा उसको वो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, वहाँ से जो हम इवेंट भेज रहे थे, हमने क्या करा, उसको यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कंसोल करा के देख लेते हैं, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, किसको, डाटा को, क्योंकि वहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं। तो हमने क्या करा, डाटा को कंसोल करा के देख लिया। इसको सेव करते हैं एंड चलता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो चेंज कब चलेगा, जब हमने यहाँ पे कुछ लिखा और जैसे ही हम इस इनपुट से बाहर जाएंगे तो चेंज कब होगा। हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, अभी हमने सिर्फ लिख रहे हैं, अभी उसको पता नहीं है क्योंकि हमने पेज पे कोई और एक्शन किया नहीं है, अभी हम इनपुट के अंदर ही हैं। जब हम इस इनपुट से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक इवेंट फायर होगा, क्योंकि जो हमारा चेंज इवेंट है वो ऐसे ही वर्क करता है, जब उसको पेज में कुछ चेंजेस लगता है तो ही वो वर्क करता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता। जैसे लाइक अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे काट के फिर करूँगा, फिर चलेगा। अब मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दूँगा, फिर चलेगा। बट जैसे अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ और मैं इसको बिना बाहर क्लिक करे इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो इवेंट फायर नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने इसमें एंटर किया तो ये तब भी ब्लैंक था और जब मैं इससे बाहर आया तो भी ये ब्लैंक है, ठीक है। तो चेंज फंक्शन, चेंज इवेंट ने काम नहीं किया। तो चेंज कैसे काम करता है, जब यहाँ पे उसको कोई चेंजेस दिखता है तो वो फायर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इवेंट तो हो गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डाटा को टारगेट करेंगे, टारगेट, और इसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, जो वहाँ से इवेंट हो रहा था उसको टारगेट करके हमने अपनी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू कौन सी है, हम जो यहाँ पे हम इनपुट में डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हम कुछ डालते हैं और हम बाहर गए, ये आ गया जो भी हमने डाला, ठीक है, ये डाला, ये आ गया, ठीक है। जो भी डालते जाएंगे वो आता जाएगा। अब लाइक एक तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा, एक ये हो गया हमारा चेंज वाला, ठीक है। तो यहाँ चेंज ही लिख लेता है, चेंज इवेंट। तो यहाँ देखते हैं ये कौन सा है, हमारा चेंज इवेंट। तो इसको कॉपी कर लेता है, इवेंट देख लेते हैं 2-3 कैसे कैसे होता है। अब लगाते हैं हम इनपुट इवेंट, ठीक है। यहाँ चेंज की जगह क्या करते हैं, इनपुट, क्योंकि हम इवेंट कौन सा लगा रहे हैं, इनपुट। और वर्क हम सेम, हमारा जो मेथड होगा वो सेम ही होगा क्योंकि हमको वही काम करना है, बट हम चेक करते हैं कि कौन कौन से इवेंट किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमने क्या लगाया, इसमें इनपुट लगाया है, ठीक है, इसमें लगाया था हमने चेंज इवेंट। तो दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लिक वाला तो क्लिक करने पे चल रहा है, ठीक है। अब चेंज वाला कब चल रहा है, जब हम यहाँ से कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से चेंज कर लिया। अब इनपुट वाला कैसे चलता है, जैसे ही हम इसमें कुछ भी डालेंगे, या तो हम इसमें कीबोर्ड से अपने से कुछ भी लिखेंगे, इनपुट करेंगे, या उसको काटेंगे बैक स्पेस से, जो भी हमने लिखा है, तो क्या होगा, ये इनपुट इवेंट जो होगा वो फायर होगा। तो जैसे हम लिख के देखते हैं, देखो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे फायर हो रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, और क्या हो सकता है, और हमारा होता है, और होता है हमारा, जैसे कि हम देख लेते हैं की अप देख लेते हैं, की अप, इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, पेस्ट कर लिया। तो इसको क्या करते हैं हम, की अप। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, की अप नाम का इवेंट, की अप, ठीक है। अब की अप पे क्या होगा, तीसरा भी देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। बाकी की अप पे क्या होगा, जब हम कुछ डालेंगे, लाइक ये मैंने कुछ एंटर करना स्टार्ट किया, जो जो मैं एंटर करता चला जाऊंगा वो आ जाए। बट अगर मैं इसको काटूंगा,
ये देखो मैं इसको काट रहा हूँ, इसमें डिले आ रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये चलता ही चला जाएगा। जैसे हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे की अप किया ये चल गया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे, अब ये हमारा एम्प्टी हो गया। बट अगर हम एम्प्टी के बाद भी कोई कीबोर्ड की कोई भी की हम प्रेस करेंगे, लाइक हम प्रेस करते जा रहे हैं, बट फंक्शन रन करता चला जाएगा। बट इनपुट में ऐसा नहीं था, जब तक हम इनपुट डाल रहे थे वो तब तक ही रन कर रहा था, ठीक है। चेंज में भी सेम ही था, कुछ चेंज हो रहा था तो वो रन कर रहा था। बट की अप में क्या है, अगर तुमने कुछ डाला और उसको हटा दिया, हटाने के बाद भी अगर तुम क्लिक करते रहोगे, कोई ना कोई की दबाते रहोगे कीबोर्ड से, तो वो क्या होगा, चलता रहेगा। ऐसे की अप का है, सेम की डाउन का होता है, ठीक है, सेम की प्रेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं हमारे पास। तो जैसे जैसे यूज़ में आएंगे वैसे वैसे बताते चले जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस में हमें अभी यूज़ करना है, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं, तीनों को ही कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, तीनों में सेम ही लगा देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, H1 इस डिप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ एंटर करें उसको हम किसके थ्रू, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम कहाँ देखें, अपने पेज में देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पेज में। तो वो भी कर लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं अभी कि हम जो भी इनके अंदर इसके या किसी के भी अंदर करें, क्योंकि तीनों में सेम ही मेथड लगाया हुआ है। अगर हम मेथड में यूज़ करेंगे तो तीनों उस पर वर्क करेगा अभी। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम इसमें कुछ एंटर करें तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम वो डाटा जो एंटर करेंगे वो यहाँ किसी टैग के अंदर, H1 टैग, H2 या कोई भी टैग के अंदर वो डाटा हमें दिखे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे गए, हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं नेम नाम से, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हम अभी ब्लैंक कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक नेम नाम की स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो वैल्यू वहाँ से आ रही थी, हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इस ब्लैंक स्ट्रिंग में डला देंगे जब भी ये मेथड रन होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम में क्या करेंगे, ये जो भी हम वैल्यू मंगा रहे थे, डाटा को टारगेट करके जो वैल्यू मंगा रहे थे उसको इस नेम के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड के थ्रू कर रहे हैं अभी, है ना। तो हमने ये क्या करा, अभी नेम के अंदर ये वैल्यू डला दी। तो अब हमें अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू उसे देखना होगा तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा के हमें उसमें नेम डाल देना है, तो सिंपल दिख जाएगा। तो भी करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, S3 के अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, आ गया, दिख रहा है। इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसमें डालता हूँ कुछ, जैसे जैसे डाल रहा हूँ वैसे वैसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा, जैसे जैसे मैं डालता जाऊँगा वैसे वैसे वो आता जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा। अभी हमने ये किसके थ्रू देखा है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू। ये चीज़ किसके थ्रू हम इसको सेकेंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे, वो भी करके देख लेते हैं। तो सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक BR टैग लगाते हैं ब्रेक के लिए और पेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू चेक करने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू कैसे करते हैं, हमें पहले एक प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। अब हमें किसी टैग के अंदर अगर टेक्स्ट डलवाना है तो हम एक प्रॉपर्टी होती है इनर टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इनर टेक्स्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, जो भी हमारा टैग है, P टैग है, H1 टैग है, H2 या कोई भी टैग है, उसके अंदर क्या करता है, वो टेक्स्ट को इंसर्ट कर देता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनर टेक्स्ट में क्या डालना चाहते हैं हम, जो नेम के अंदर पड़ा है। तो अब हम ये यूज़ नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं।
तो हमें क्या चाहिए, जो भी हमारी टीएस फाइल के नेम के अंदर पड़ा है उसको जस्ट यहाँ पे शो करा दो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं अभी हम। तो अभी देख लेते हैं, जैसे इसमें कर लेते हैं, देखो नीचे चलता है, ये आ रहा। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्लास दे देते हैं एक। ये करके देख लेते हैं, देखो हो रहा है। जो जो मैं इसमें डाल रहा हूँ वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से भी आ रहा है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी आ रहा है, तो अच्छे से काम कर रहा है अपना। अब हम क्या समझेंगे इसके बाद में, आगे चलते हैं। पहले ये ऊपर वाला सेक्शन क्या चल रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया ऊपर वाला। तो अभी समझ में आ गया हमने क्या किया। अभी हमने इवेंट बाइंडिंग कर लिया, यहाँ से इवेंट फायर कराया, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू जो हम यहाँ से एंटर करा रहे हैं उसको हमने अपने HTML वाले पेज में देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, एक दूसरा ऑप्शन होता है। तो हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ा, पहले हमें इनपुट में वैल्यू डलाने के बाद में एक इवेंट फायर करना पड़ा, उस इवेंट फायर करने के बाद में हमें कुछ डाटा भेजना पड़ा, फिर उसके बाद में उस डाटा को हमें निकालना पड़ा टारगेट डॉट वैल्यू करके। देख लेते हैं यहाँ पे एक बार हमने क्या किया। सबसे पहले हमने किया यहाँ पे इवेंट बनाया, इवेंट में एक मेथड डिफाइन किया, यहाँ से उसको इवेंट भेजा। ठीक है, उसको भेजने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इवेंट को एक्सेप्ट किया, और इस यहाँ से जो इवेंट जिसको हमने एक्सेप्ट किया, जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा है, इसके अंदर से हमने अपनी वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को हमने कहाँ डलवाया, अपने नेम के अंदर डलवाया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग क्या होती है, अभी हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ से एक इवेंट फायर कर रहे थे, इवेंट फायर करने के बाद में हम मेथड के थ्रू क्या कर रहे थे, उस डाटा को उस वेरिएबल में डलवा रहे थे, नेम वाले में। अब हम क्या करेंगे, टू वे बाइंडिंग क्या होता है, टू वे बाइंडिंग होता है जैसे ही हम अपने इनपुट में, लाइक जैसे ही हमारा इनपुट है, इसके अंदर हम जैसे ही इनपुट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को डायरेक्टली उस नेम वाला जो हमारा वेरिएबल है उसमें इंसर्ट करता जाएगा, और जैसे ही इंसर्ट होता जाएगा वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, वो जो नेम वाला स्ट्रिंग है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या हो रहा था, वो नेम वाला इनडायरेक्टली कनेक्टेड था, किसके थ्रू, एक मेथड के थ्रू। बट टू वे बाइंडिंग में क्या होता है, जो हम स्ट्रिंग या कुछ भी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, और हम उसको टू वे बाइंडिंग के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है उस इनपुट के साथ में। एक बार करके देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा टू वे बाइंडिंग। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम टू वे बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना टू वे बाइंडिंग, ये तो अपना अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू वे बाइंडिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, ग्रे, यहाँ लिख देते हैं टू वे बाइंडिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग ले लेते हैं जिसमें कुछ प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर हेयर। ठीक है, ये हो गया। अब टू वे बाइंडिंग में क्या होता है, हम एक मॉड्यूल होता है जो कि प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है, ng मॉडल नाम से। ठीक है, वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल को सिर्फ हमें इंपोर्ट करना होता है, वो एंगुलर का एक पार्ट होता है जिसको डायरेक्टिव भी बोलते हैं हम, उसके थ्रू हम टू वे बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट करना होता है। जब भी हमें किसी चीज़ को इंपोर्ट करना होता है तो वो हमारी कौन सी फाइल में होता है, ऐप module.ts फाइल में। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं, पहले इंपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, ये एंगुलर के फॉर्म्स का एक मॉड्यूल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, इसको पाथ डाल दिया इसका, अब इसको सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमारा सारा काम इजी हो जाता है। अब हमने क्या किया,
टू वे बाइंडिंग का यूज़ किया, इनपुट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, पहले आता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आता है पैरेंथेसिस। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारा ng मॉडल। ये जो हमारे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस है, ये हमारा क्या सिंटैक्स है टू वे बाइंडिंग का, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ng मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ng मॉडल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन मतलब हम इस इनपुट में जो भी वैल्यू लेने वाले हैं, मतलब जो भी इनपुट कराने वाले हैं यूज़र से, उसको हम किस वेरिएबल में डलवाएं। तो हमने एक वेरिएबल पहले ही बनाया हुआ है, किस नाम से, नेम नाम से। तो हम क्या चाहते हैं, जो भी इसमें इनपुट करें वो नेम में चला जाए, ठीक है। चला गया नेम में, या फिर एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं। नेम हमने पहले भी ले रखा है, तो यहाँ नेम 1 कर लेते हैं, या एक काम करते हैं ग्रेड 1 कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेड कर लेते हैं। इसका टाइप भी स्ट्रिंग कर लेता हूँ और ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको ग्रेड, इस पर स्पेलिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसको ग्रेड में डाल दो। अब हमने क्या किया, एक इनपुट बनाया, टू वे बाइंडिंग का यूज़ किया, ng मॉडल, पहले इंपोर्ट किया इसको यूज़ किया और इसको बता दिया कि जो भी हमारी इनपुट है उसको इस ग्रेड वाले वेरिएबल में इंसर्ट करा दो, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इवेंट के थ्रू करा रहे थे, एक मेथड के थ्रू करा रहे थे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, वही सेम एक h1 टैग में या h2 टैग में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हमने जो ग्रेड यहाँ पे लगाया है उसको देख लेते हैं आता है नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, देखो जैसे जैसे एंटर कर रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहा है, ना तो हमें कोई मेथड बनाना पड़ा ना कुछ बनाना पड़ा, दिख रहा है। अब ये काम तो इससे भी हो रहा था, तो इससे करने की क्या ज़रूरत थी, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। तो वो डिफरेंस एक बार देखते हैं, दोनों में क्या होता है। लाइक दोनों में हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक वैल्यू डलवा देते हैं। जैसे हमारा नेम में हम क्या डलवा देते हैं, नेम, और ग्रेड में क्या डलवा देते हैं हम, ग्रेड, ठीक है। दोनों में डलवा दिया, तो इसमें नेम आ रहा है जो हमारा पहला वाला है जो इवेंट के थ्रू करा रहे हैं, और इसमें हमारा ग्रेड आ रहा है। बट यहाँ जैसे तुम देख पा रहे हो, यहाँ इसके जो इनपुट में इनपुट इसका ब्लैंक आ रहा है अभी भी। बट जो हम टू वे बाइंडिंग से कर रहे थे उसमें अगर पीछे स्टैटिक वैल्यू पड़ रही है तो उसके इनपुट में भी वो ग्रेड दिख रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उस वेरिएबल के साथ में, ठीक है, या उस स्ट्रिंग के साथ में जो हमने वहाँ डिक्लेयर की है, उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर उसमें स्टैटिक वैल्यू होगी या जो भी होगा, ये डायरेक्टली यहाँ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी उस वेरिएबल के अंदर होगा वो डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। बट ऐसा मेथड्स के थ्रू नहीं होता, क्योंकि मेथड कब कॉल होगा, जब हम इसमें कुछ एक्शन करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एक्शन करके देखते हैं, तो इसमें अभी पहले स्टैटिक वैल्यू नेम पड़ी है, तो हम यहाँ एक्शन करते हैं। तो देखो पहले क्या था, यहाँ पे नेम पड़ा हुआ था, तो रिफ्रेश करते हैं, नेम पड़ा हुआ था। जैसे ही हमने इसमें वैल्यू डाली तो इसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, नेम को हटा दिया और जो हम डाल रहे हैं उसको लगा दिया, ठीक है। बट टू वे बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसमें स्टैटिक वैल्यू पड़ी है तो वो हमें दिखेगी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जो भी डालेंगे वो ग्रेड के बाद ही आएगा, या तो हमें ऐसे हटाना पड़ेगा, या हम जो भी डालेंगे वो ग्रेड के बाद ही आएगा, क्योंकि उसमें वो स्टैटिक वैल्यू फिक्स है और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड है। तो हमारा टू वे बाइंडिंग किस तरीके से काम करता है समझ में आ गया होगा आई थिंक। बाकी अभी एक फाइनल छोटा सा प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं, उससे और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये जो भी बनाया है हमने इसको हटाते हैं, कंट्रोल Z करते हैं इसको यहाँ से। अभी हमने क्या बनाया है, ये बनाया है, ठीक है। ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एक रो बना लेते हैं, इसके अंदर एक कॉलम 6 का बना लेता है और इसको इसके अंदर ये पेश कर देते हैं, और एक और बना लेते हैं कॉलम 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं इसको, ठीक है।
और इसको एक हम करते हैं H1 टैग कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रैक्टिस 2। चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक दिख रहा है, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं करने क्या वाला है। तो क्या करेंगे, चारों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कैसे करते हैं, चारों का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले पहले तो डिलीट यहाँ से काटते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा ना, पेंट में उसको डिफाइन करते हैं कि करने क्या वाला है। तो यहाँ से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा पेज हो गया। ठीक है, पेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे ये, और इनपुट के नीचे हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो भी हम इनपुट में एंटर करेंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा लेंगे। और यहाँ पे एक बटन बना लेंगे। ये बटन क्या काम करेगा, बटन में क्या होगा, जब तक इसमें हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, मतलब इनपुट जब तक नल है, तो ये बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, इनेबल हो जाना चाहिए। और इस बटन को हम क्या रखेंगे, रीसेट नाम से, मतलब जब तक हमने कुछ डाला नहीं तो हम रीसेट कर नहीं सकते, तो ये डिसेबल्ड रहेगा। जैसे ही हमने इसमें कुछ भी एंट्री डाली इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंट्री डाल दी। तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट फायर करेंगे यहाँ से रीसेट नाम का। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी डला हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम बनाने वाले हैं। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या है। ये हमारा होगा इनपुट, ये होगा हमारा एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, रिफ्लेक्ट समझ लो, इंटरपोलेशन। और ये हमारा होगा एक बटन रीसेट नाम से, जिस पे हम दोनों चीज़ें कर रहे होंगे। कौन कौन सी, एक तो हम कर रहे होंगे यहाँ से इवेंट फायर कर रहे होंगे, इवेंट बाइंडिंग बोल दो। और सेकंड हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहे होंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा चीज़ें होती क्या है रियल में। ठीक है, तो करते हैं अभी स्टार्ट। तो आते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट लेना है। किस नाम से लें, प्रैक्टिस के नाम से ले लेता है, प्रैक्टिस। ठीक है, इसको एक इनपुट ले लिया। इनपुट टैग, और इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एंटर हियर। ठीक है, और अभी हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे हम जस्ट अपनी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो भी यहाँ पे एंटर कराएंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 वे बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो 2 वे बाइंडिंग के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ng मॉडल। ठीक है, इसके बाद में +2। तो यहाँ पे हम एक पहले डिफाइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको ब्लैंक कर देते हैं। प्रैक्टिस के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो कि हमारा स्ट्रिंग है, और यह भी ब्लैंक है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा लेंगे, और इसी में हम अपनी क्या करेंगे, वैल्यू डलवा लेंगे। तो ng मॉडल के थ्रू यहाँ से हम इसमें वैल्यू डलवा रहे हैं, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे, अपने टेम्पलेट में देख पाएंगे। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे S2 टैग का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस को देखते हैं। ठीक है, तो हम जो भी लिख रहे हैं वो आ रहा है, वेरी गुड, आ गया एज इट इज़। तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, थोड़ा ठीक लगेगा, जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे एक 2 वे बाइंडिंग के थ्रू हमने एक इनपुट लिया है। जो यहाँ इनपुट करा रहे हैं उसको कहाँ सेव कराया है, हमने प्रैक्टिस नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसमें सेव करा रहे हैं, और वहाँ से रिफ्लेक्ट करा के स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू अपने HTML वाले कोड में देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतना किया। तो हम अभी तक अपनी दो टाइप को यूज़ कर चुके हैं। कौन कौन से, एक तो 2 वे बाइंडिंग और एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, अभी 2 बाकी है हमारे,
एक तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग और सेकंड हो गया हमारा इवेंट बाइंडिंग। तो दोनों को यूज़ करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, क्लास दे देते हैं बटन डेंजर, और इसको क्या कर लेते हैं, रीसेट नाम से बना लेते हैं, रीसेट। ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है रीसेट। अभी इस पर कुछ नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको देखेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिस नाम का इनपुट है ये ब्लैंक है या नहीं। अगर ब्लैंक है तो इसको डिसेबल रखो, अगर नहीं है तो इसको इनेबल रखो। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, कौन सी, डिसेबल नाम की। ठीक है, तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारी प्रैक्टिस में वैल्यू जाने वाली है, जो भी हमारी वैल्यू होगी प्रैक्टिस में होगी। तो हम चेक करा सकते हैं कि प्रैक्टिस अगर नल है, ब्लैंक है, तो इसको ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, तो कैसे कराते हैं हम, कोई कंडीशन चेक करानी होती है तो हम करते हैं प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इज इक्वल्स टू ब्लैंक। हम क्या कर रहे हैं, जब हमें किसी की कंडीशन चेक करानी होती है ट्रू और फॉल्स में, तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स में आती है। मतलब अब प्रैक्टिस की अगर वैल्यू नल है, मतलब ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो डिसेबल्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर इसकी वैल्यू इसको मिल गई तो ये क्या करेगा, डिसेबल्ड फॉल्स, तो ऑटोमेटिक वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता है। तो अभी ये क्या आ रहा है, डिसेबल्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें कुछ वैल्यू डालता है। ठीक है, हो गया इनेबल, सिंपल। जैसे ही वैल्यू हटी ये डिसेबल, जैसे ही डाली इनेबल। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जब ये इनेबल हो जाए, मतलब जब इसमें वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें इसको ये तो कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा कि अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो इसको क्लिक ही नहीं कर पाएंगे हम। पहली बात, हम तो क्लिक जब ही कर पाएंगे जब इसके अंदर कोई वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम इस रीसेट बटन को क्लिक करें तो ये वैल्यू हट जाए, बस इतना करना है हमें। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे क्लिक नाम का, और हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है, क्या ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ब्लैंक, इसमें कोई ना कोई वैल्यू जा रही है। बट अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं ये जो प्रैक्टिस है ये ब्लैंक हो जाए। अब दोनों में सेम ही लिखा है हमने ऑलमोस्ट, ये देखो। बट जब हम किसी में वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो हम एक इक्वल्स टू, मतलब सिंगल इक्वल्स टू का यूज़ करता है। बट हम जब किसी की कंडीशन चेक कर रहे होते हैं तो हम ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं या डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा अच्छे से। तो जैसे हमने करा ये हमारा इनेबल हो गया और इसको क्लिक किया तो ये ब्लैंक हो गया। तो हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला हो गया हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, सेकंड हो गया हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, थर्ड हो गया हमारा इवेंट बाइंडिंग और फोर्थ हो गया हमारा टू वे बाइंडिंग। ठीक है, तो सभी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि थियोरेटिकल तो इजी होता है, समझ में आ जाता है, बस पढ़ लो एक बार हो गया। बट जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में यूज़ करने की बारी आती है तो सब कहीं ना कहीं अटकता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस बनाओ अपने अपने हिसाब से कि तुम क्या क्या और कर सकते हो। ठीक है, अभी बेसिक्स बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है, तो अपने हिसाब से चेंज करो कि तुम प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हो सकता है स्टाइलिंग जो है वो डायनेमिकली कर लो। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, क्लास डायनेमिक कर दो, तुम TS फाइल से क्लास को इंसर्ट कराओ, या कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने हिसाब से करके देखो, बट प्रैक्टिस ज़रूर करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आएगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम अभी इसमें देखते हैं कितने वीडियो में अपनी पूरी एंगुलर ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, रियल वर्ल्ड का कोई अपना प्रोजेक्ट उठाएंगे, कोई CRM हो सकता है या वेबसाइट, उसको डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ फंक्शनलिटी भी ऐड ऑन करेंगे, तो उसको हम ये सब ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो साथ साथ करते रहो। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट करो। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है समझने में, या फिर हो सकता है कि थोड़ा फास्ट चल रहे हो,
तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट करो, अगर लग रहा है कि ठीक है अच्छा है तो भी कमेंट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे को भी थोड़ा पता चलेगा कि वीडियो लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी आप लोगों की सपोर्ट तो है ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिसको अगर किसी को टेक्निकली कुछ सीखना है, फ्रंट एंड बैक एंड, आगे आके हम बैक एंड भी करेंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।